नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मेरा इंट्रो अलग तरीके से होता है बट इस वीडियो के लिए थोड़ा अलग रखा गया है क्योंकि ये वीडियो ना केवल आपके लिए है। इस वीडियो की टारगेट ऑडियंस कुछ और है। इस वीडियो में हम कोई क्लास नहीं करने वाले, कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने वाले। ये सबके लिए बहुत जरूरी वीडियो है और मुझे लगा कि ये करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत सारे आर्टिकल्स कुछ दिन से पढ़ रहा था और डेटा कलेक्ट कर रहा था। वो सारे डेटा का यूज करते हुए इस वीडियो को करने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसका टाइटल जो मैंने दिया है, अगर आप देख पा रहे हो कि कमी कहाँ है, तो इस टाइटल का जो मतलब है वो ये है कि हम कमी ढूंढेंगे। लैक यानी वेयर डू वी लैक, यानी हम लैक कहाँ करते हैं बेसिकली। हम कौन है उसका उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ये वीडियो होने वाली है, ये मैंने बता दिया कि इसकी टारगेट ऑडियंस ना केवल स्टूडेंट्स हैं, बट अगर आप देख रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अपने सिबलिंग्स को दिखाओ जो छोटे बड़े हैं, जो अभी स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक्स में है, 10th 12th में है, या फिर अपना करियर डिसाइड करना है। ये वीडियो बेसिकली मिडिल क्लास को टारगेट करती है, लोअर क्लास को टारगेट करती है, ये इकोनॉमिकल बेसिस पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ऐसे जज कर रहा हूँ, बट हाँ, इंडिया की जो मेजर पॉपुलेशन है उसको टारगेट करती है। अपर क्लास को क्यों नहीं टारगेट करती वो भी मैं बताऊंगा। और एक चीज और है कि ये वीडियो, जैसा कि मैंने लिखा है, टारगेट ऑडियंस में पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के लिए ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स से। तो आप अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाएं और यंगर सिबलिंग्स को भी जरूर दिखाएं। और अगर आप 10th 12th में है तो आपके लिए बहुत जरूरी है, और एकेडमिक्स या फिर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ओवरऑल इस वीडियो को शेयर भी करना। और एक चीज और कहूंगा कि अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाएं क्योंकि रियलिटी से हम बहुत दूर हैं। देखो क्या होता है ना कि जब बोर्ड का रिजल्ट आता है, किसी भी, अभी आपने देखा होगा 10th का रिजल्ट आया या 12th का रिजल्ट आया, हो सकता है आपका भी आया हो, या हो सकता है कि आपने देखा हो आपके यंगर सिबलिंग्स का, आपके बेटे का आया हो, बेटी का आया हो। तो अगर बच्चों का इंटरव्यू लेने जाओगे तो उनको कुछ ही चीजें पता होती है। उनसे पूछा जाता है क्या बनना चाहोगे आगे, तो उनके मार्क्स के बेसिस पे कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ लोग उसमें से होंगे जो टीचर बनना चाहते हैं, बट मैक्सिमम डॉक्टर इंजीनियर या आईएएस बनना चाहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बनना चाहते हैं तो ये कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि उनको इसके सिवा किसी चीज की अवेयरनेस नहीं है। बहुत कम मिलेंगे जो लेफ्टिनेंट बनना चाहेंगे, बहुत कम मिलेंगे जो प्रोफेसर या रिसर्च में जाना चाहेंगे, बहुत कम मिलेंगे जो जिनकी कोई हॉबी होगी, बहुत कम मिलेंगे जो स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहेंगे। क्यों पता है? क्योंकि हमारी जो मिडिल क्लास की मेन प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं कि एक सिक्योरिटी हो, एक गवर्नमेंट जॉब हो, और एक सोसाइटी में जो रेपुटेशन है वो हमारे यहाँ जॉब से ही आती है। इस वजह से हम जॉब ओरिएंटेड बातें करते हैं। बच्चों के दिमाग में शुरू से ये डाला जाता है कि पढ़ लो नौकरी मिल जाएगी, पढ़ लो नौकरी मिल जाएगी। इस वजह से ऐसी बातें देखने में आती हैं। आपने देखा होगा कि 10th 12th के टॉपर्स जो होते हैं, जो बहुत अच्छा एकेडमिक्स में नकल करके लाते हैं नंबर, या फिर मेहनत करके लाते हैं, उन दोनों को अगर आप देखते हैं कि 98% पाने वाला बच्चा, देखना, अगर आप आंकड़े आपने नहीं देखे होंगे तो आप जाके गूगल करना आज कि 98% 99% पाने वाले बच्चे कितने उसमें से डॉक्टर इंजीनियर या आईएएस बने। यानी कितने टॉपर्स एकेडमिक्स के, कितने टॉपर्स डॉक्टर इंजीनियर या आईएएस या सक्सेसफुल करियर स्टडी में बना पाए? बहुत कम, मैक्स टू मैक्स 5%। बाकी के कहां गायब हो जाते हैं? क्योंकि वो दूसरों के प्रभाव में आके चीजें बता देते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट सारी चीजों पे बात करेंगे। करियर काउंसलिंग वीडियो कहो या आपको रियलिटी से रूबरू करवाने वाली वीडियो कहो, दोनों हो सकती है। देखो, पहले मैंने लिख दिया कि फॉर नॉट किसके लिए नहीं है। जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिन्होंने आईएएस बन गए हैं, जो, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। अपर क्लास के लिए नहीं है। अपर क्लास के लिए क्यों नहीं है उस पर बाद में बात करेंगे। और दोज हु आर नॉट स्टडिंग और नॉट रिलेटेड टू स्टडी, यानी जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, जिनके जानकारी में कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं है, उनके लिए नहीं है ये वीडियो। अपर क्लास क्यों नहीं है? अपर क्लास के पास आपको पता होगा कि क्लियर विजन होता है। उनको शुरू से ही, जो अपर क्लास के बंदे होते हैं, जो अच्छी रिच फैमिली में पैदा होते हैं, उनका उठना बैठना ही या तो आईएएस के साथ होगा, नेताओं के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ। तो उनका क्लियर है कि किसी को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, किसी को नेता बनना है, किसी को आईएएस बनना है। आईएएस माँ बाप का बेटा आईएएस बन सकता है क्योंकि उसका उठना बैठना, क्या पढ़ना क्या लिखना, कॉन्फिडेंस, सारी चीजें काम होती हैं उसके शुरू से ही। अपब्रिंगिंग, स्कूलिंग, सारी चीजें बेटर होती हैं और उसका कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। रिसोर्सेज की उसके पास कमी नहीं होती क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, तो रिसोर्सेज की वो जो चाहे कर सकता है। रिसोर्सेज उसके पास, वो चाहे बाजीराम की कोचिंग ले यूपीएससी के लिए, और चाहे वो एलन की कोचिंग में पूरी क्लास अपने लिए रिजर्व करवा ले, ठीक है। तो उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती। अवेयरनेस इस वजह से होती है क्योंकि उसके नोन, उसका परिवेश, वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है, वो सारे अवेयर और सारे अपने
जो अपने अपने फील्ड में वेल सेटल्ड लोगों से ही मिलना जुलना होता है, तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ अगर वो कुछ नहीं कर रहा, बिजनेसमैन का बेटा है, तो बिजनेसमैन तो बन ही जाएगा, उसके लिए इजी है ये चीजें। हमने जो ये यहाँ पे टारगेट करा है मिडिल क्लास या लोअर क्लास, आपको पता होगा सबसे ज्यादा स्ट्रगल फाइनेंशियल स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल, यानी सारी चीजें इनके साथ होती है। और इसके साथ ही बहुत लोग आप देखते होंगे, इंटरव्यू देखते होंगे, चमक जाते हैं लोग। मैं बताता हूं आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बीइंग अ मिडिल क्लास, बीइंग अ लोअर क्लास, हमारे अंदर ये होती है कि हम हमेशा सक्सेस को देखते हैं, क्योंकि हमें जो हमारे पास जो चीज नहीं होती ना, हम उसी के पीछे भाग रहे होते हैं। और वो सक्सेस देखते देखते हम भूल जाते हैं कि जो फेल लोग हैं उनकी स्टोरी कौन सुनेगा। क्योंकि आपको पता होगा हर एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का एवरेज, अभी मैं आगे ये भी बताऊंगा, डेटा पे भी बात करूंगा, मैक्स टू मैक्स 5% लोग सक्सेसफुल है। मैक्स टू मैक्स यानी मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, बाकी 95 टू 99% लोग अनसक्सेसफुल है, यानी वो फेल हो रहे हैं। तो जिस चीज में 95 टू 99% जिस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा लोग होंगे, नॉर्मल सी बात है। लेकिन इनकी स्टोरी हमें नहीं देखने में आती, हमें बस इन 5% की स्टोरी सुना के मोटिवेट करके करियर ऑप्ट करने में गलत तरीके से मोटिवेट कर दिया जाता है, जो कि बहुत आगे हार्मफुल होता है। ठीक है, देखो बोर्ड रिजल्ट पे मैंने बात कर ली कि लोगों को क्या बनना होता है। देखो एक द प्रिंट, एक आपको पता होगा कि ये न्यूज़पेपर है या आर्टिकल लिखता है, इसकी 31 मई 2023 का एक डेटा आप अगर पढ़ेंगे, तो इन्होंने कहा था उस डेटा में, मतलब एक सर्वे किया था जिसमें कुछ डेटा निकल गया है कि 2012 से लेकर 2022 तक साइंस और आर्ट्स लेने वाले 42% स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें से साइंस, इन 42 में 60% लोग साइंस लेते हैं, 40% लोग आर्ट्स, केवल 14% लोग कॉमर्स लेते हैं। और वो कॉमर्स लेने वाले मैक्सिमम अपर क्लास के लोग होते हैं, यानी कि अपर क्लास यानी कि जिनको सीए की तैयारी करना है, या फिर जो कॉमर्स में, कॉमर्स फैंसी सा है अपने यहाँ, यानी कि अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, बेसिकली यूपी बिहार राजस्थान में, तो वहां कॉमर्स लेने वालों की संख्या कम मिलेगी। और अगर दिल्ली या मेट्रो सिटीज में बात करोगे तो कॉमर्स लेने वाले, कॉमर्स फैंसी सा सब्जेक्ट है, इस वजह से कॉमर्स ज्यादा लोग लेते हैं। अदरवाइज 10th 12th में मैक्सिमम साइंस या आर्ट्स। और अगर मैं बात करूं यूपी बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश यहाँ की, ठीक है, तो मैक्सिमम लोग साइंस या आर्ट्स ले लेते हैं। और साइंस और आर्ट्स में अगर रेशियो बात करूं तो 60-40 या इवन कह सकते हैं 70-30 का होता है। मैं 1000 लोगों के डेटा पे बात करने वाला हूं। देखो मैं सीधे डेटा पे आ जाता हूं, ये अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 23 अप्रैल का आर्टिकल था प्रिंट का। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो 3 स्ट्रीम, अगर मैं 1000 स्टूडेंट्स जो सीरियस, जिनसे आपका कंपटीशन होने वाला है, बाकी 1 करोड़ लोग हों उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम 1000 सीरियस स्टूडेंट्स का डेटा लेते हैं और उस पर बात करते हैं। मान लो 1000 सीरियस स्टूडेंट्स है, तो इसमें ये मान के चलना आप कि 500 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो साइंस लेंगे, ठीक है, 200 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आर्ट्स लेंगे, 100 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कॉमर्स लेंगे। अब ये कितना हो गया 800, और 200 यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देना, ये 300 कर लेना। और ये 100 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो या तो स्टडी छोड़ देंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे। मतलब पढ़ाई क्यों छोड़ेंगे, या तो ये डिप्लोमा में चले जाएंगे या आर्मी या किसी भी तरह का इनका सिलेक्शन हो जाएगा जो 10+2 बेसिस पे होता है। तो मान लेते हैं कि 100 लोग ऐसे हैं, यानी 10% लोग जो आर्मी में चले जाते हैं, ऐसा ऐसा करके, मतलब नौकरी ये भी पा रहे हैं बट अलग अलग फील्ड में डिप्लोमा कर ले रहे हैं, कोई जैसे हमने देखो पॉलिटेक्निक या इन चीजों में चले गए। अब हम डेटा पे बात करते हैं इन साइंस आर्ट्स और कॉमर्स वालों की। अगर मैं मानूं कि 500 बच्चों ने साइंस लिया होगा, ठीक है, तो इसमें कुछ लोगों ने बायो, मान लेते हैं 50-50 बायो और मैथ्स लेते हैं। आपको पता है बायो लेने वाला या तो नीट की तैयारी करेगा मैक्सिमम, और इसमें मैथ्स लेने वाला आईआईटी की तैयारी और जेई की, मतलब जेई की तैयारी करेगा। ठीक है, आपको पता है कि दोनों का सिलेक्शन जो रेट होता है वो 7 से 8% होता है। ठीक है, मान लो 500 लोगों में सबने तैयारी करी, इसमें से 7 से 8%, पहली चीज सारे लोग तैयारी नहीं करेंगे, बट मान लेते हैं कि 500 के 500 लोग तैयारी करें, तो 500 का 8% यानी कि 40 लोग ऐसे होंगे जो यहां से सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी के 460 यहां से हमारे ये फेल हो गए। फेल मतलब पूरा करियर नहीं खराब हो गया, लेकिन इस एग्जाम में आईआईटी और मतलब जेई और नीट में फेल हो गए, यानी ये डॉक्टर इंजीनियर अभी नहीं बन पाए। ठीक है, बाकी लोग आईआईटी में या तो चले गए या अच्छे कॉलेजेस से बीटेक करने चले गए, या नीट में अलग अलग बीडीएस एमबीबीएस वगैरह वगैरह में चले गए। बाकी जो बच्चे बाकी जो बच्चे वो फेलियर, यानी 460 फेलियर हमारे यहाँ पे मिल चुके हैं हमें, जो कि अभी पहले एग्जाम में फेल हो चुके हैं। ठीक है, दूसरे डेटा पे आते हैं। आर्ट्स में 300 लोगों ने आर्ट्स लिया था, जिसमें से मान लेते हैं कि 20-30 इधर इसमें चले गए होंगे कि किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो गए 10+2 के बाद। बट हम परसेंटेज इतना कम है, इतना मिनिमम है कि हम मान सकते हैं कि 300 में से लगभग 290 लोग ऐसे होंगे जो अभी फेल हैं, यानी कि अभी 10+2 के पास, इनके पास हाथ में कुछ नहीं है। मैंने जो ये 40 लोगों को लिया है, ये 40 लोग ऐसे हैं जो आईआईटी से निकल के कहीं ना कहीं अच्छी प्लेसमेंट ले लेंगे, एमबीबीएस करके अच्छी प्लेसमेंट ले लेंगे। इसमें से कुछ लोग अभी यूपीएससी में आएंगे, वो सारी चीजों पर बाद में बात करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। और ये जो कॉमर्स वाले हैं
कॉमर्स वालों का आपको पता है कि ये या तो सीए की तैयारी करने लग जाएंगे, और इसमें भी मैक्सिमम लोग जो थोड़ा मतलब अपर क्लास वाले तो सीए वगैरह में चले जाएंगे, बाकी लोग जो हैं वो या तो मतलब तैयारी करने लग जाएंगे यूपीएससी की, या फिर किसी स्टेट एग्जाम की, या फिर अपना बिजनेस में। हम मान लेते हैं कि 90 स्टूडेंट्स यहां से ऐसे आए जो तैयारी में आ जाएंगे, क्योंकि अभी फेल मान लेते हैं, 10 लोग अलग अलग जगह पे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अब देखो आपके पास फेलियर की संख्या 1000 में से अभी तक कितनी हो चुकी है? 40, 290, यानी कि ये दोनों मिलके 500 और ये मिलके 380, यानी 880 लोग अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये 880 लोग बचे। इन 880 लोगों में आपको पता होगा जो ये 40 लोग अभी ये सिलेक्ट हुए थे, इसमें से मिनिमम आपने देखा होगा पिछले सालों का यूपीएससी का रिजल्ट देखते हुए कि 10 से 20% लोग वो हैं जो आईआईटी से पढ़ के आए हैं या फिर एमबीबीएस हैं। यानी कि हम मान लेते हैं अगर 20% माने तो 8 से 10 लोग ऐसे होंगे जो ये यूपीएससी में घुस जाएंगे। ये 40 जो सेलेक्ट हो चुके थे, जो एक बार सक्सेसफुल हो चुके थे, यानी सक्सेस का स्वाद चख चुके थे, ये फिर से सक्सेस का स्वाद चखने यूपीएससी में कूद पड़े। ठीक है, अब बची जो जनता है ना भैया, ये 40 को छोड़ के इन 880 में से अगर मान लेते हैं कि इन 880 में से मैक्स टू मैक्स मान लेते हैं कि 50% लोग यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, यानी कि 440 लोग इधर हो गए। 440 लोग यूपीएससी की तैयारी में इधर आ गए। यूपीएससी मतलब कि यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, इन मतलब जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं इसकी तैयारी करने आ गए। बाकी के 440 लोग अभी भी खाली बैठे हैं। अब आप देखो यूपीएससी की तैयारी करने वालों में कितने लोग बचे? यूपीएससी की तैयारी करने वाले देखो 440 यहां पे हैं और 8 से 10 लोग यहां पे, यानी 450 लोग यहां पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी बोले तो अपना जिस आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो बनते हैं, उसके सिवा स्टेट सर्विसेज में एसडीएम बनते हैं, एसडीओ बनते हैं और अपना डिप्टी एसपी बनते हैं, वो सारी चीजों की तैयारी करने वाले हमारे 450 लोग हो गए। 450 में से आपको पता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो सिलेक्शन रेट है वो 0.1 टू 0.5% है। 450 का 1% 4.5 हुआ। अगर 1% की बात करें तो 1% अगर हम सिलेक्शन माने तो 4.5 हुआ। अगर मैं 2% मान लेता हूं कि 0.1 से लेकर 0.5 नहीं, 2% अगर सिलेक्शन रेट हो जाए तो यहाँ पे 9 लोग यहाँ सेलेक्ट हो गए, मान लेते हैं 10, मोटा मोटा 10 लोग इधर सेलेक्ट हो गए। यानी अभी तक कुल कितने लोग सेलेक्ट हो चुके हैं? आपने देखा 40 यहाँ पे, 40 में से 8-10 इधर आ गए, यानी 32 लोग इधर सेलेक्ट हुए और 10 लोग इधर, यानी 42 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। बाकी के जो बचे 450 में से मान लो कि 10 मैंने क्यों माना, क्योंकि मान लो 4 साल की तैयारी में 2% लोग इसमें से सेलेक्ट हो गए। हालांकि भीड़ हर साल बढ़ती रहेगी, बट मैं मान लेता हूं कि 10 लोग इधर सेलेक्ट हो गए। अब अभी तक आपने देखा, यहां पे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी दिखे। 10 लोग यहां पे और यहां पे 40 में से ये जो 40 लोग थे इसमें से 10 लोग इधर आ गए थे, यानी कि 30 लोग इधर। टोटल हमारा सिलेक्शन कितने लोग ले चुके हैं? 30, 10, 40 लोग ऐसे हैं जो सेटल हो चुके हैं। बाकी के 450 में से जो 440 लोग बचे, ठीक है, वो आके इधर मिल गए। यानी कि अब देखो भैया कि 440 प्लस 440, 880 लोग अभी भी बचे हैं। समझ रहे हो? यह 880 लोग या तो पढ़ाई छोड़ देंगे, मान लेते हैं 80 लोग इसमें से पढ़ाई छोड़ देते हैं, 10% लोगों को मैं मान लेता हूं, 10 मोटा मोटी 10% या 80 मतलब 9 पॉइंट समथिंग % लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, यहां से इनका काम खत्म। बचे कितने? 800। 800 लोग यहां पे एसएससी, बैंक, सीएपीएफ, रेलवे, स्टेट एग्जाम, टीचर और जो डिफरेंट वनडे एग्जाम होती है इसकी तैयारी में है। ये इतना जो गाथा मैंने गाई वो ये सिखाने के लिए कि जो आप जिसको छोटी नौकरी मानते हैं उसमें कंपटीशन कितना है। 1000 स्टूडेंट हम लेके चले थे सीरियस, जिसमें से 800 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी में आना पड़ा मजबूरन या फेलियर की वजह से। यानी 80% स्टूडेंट्स आफ्टर स्पेंडिंग 5 to 6 years ऑफ दियर प्राइम टाइम अभी भी बेरोजगार। अब ये बेरोजगारी क्या है? आपने कहा कि जो ये बाकी के लोग थे, कोई बीएससी करके आया, कोई बीटेक करके आया, कोई बीए करके आया। दिक्कत पता है कहां आ रही है? जो बीएससी करके आए, अब देखो जो वनडे एग्जाम की तैयारी हो रही है इसमें मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जीके है। मोटा मोटी हिंदी भी कई जगह है, बट यही मान लेते हैं कि मोटा मोटा जो मैक्सिमम सिलेबस है वनडे एग्जाम्स का वो मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके जी। 800 लोग जो आए हैं उसमें से आपने देखा होगा कि मैक्सिमम, यानी कि मैं मान लेता हूं कि लगभग 400 लोग ऐसे हैं जो मैथ्स या बायो से हैं, मतलब मैथ्स और बायो से मिला के 400, 500, यानी 500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। बाकी के जो बचे आर्ट्स वाले सारे के सारे आपने देखा, आर्ट्स वाले कितने थे? आर्ट्स वाले ये 300 और ये 100 कॉमर्स छोड़ो, यानी कि टोटल माने कि 200 स्टूडेंट्स और मिला के 700 स्टूडेंट्स या तो मैथ्स से हैं या तो बायो से हैं या तो कॉमर्स से, और सॉरी मैथ्स, बायो या आर्ट्स से हैं। ठीक है,
अब आपने एक चीज देखा, बाकी के 100 हो सकता है अलग अलग स्ट्रीम से हो, बट मैं मान लेता हूं। देखो जो मैथ्स और बायो से हैं, इनको मैथ्स में प्रॉब्लम कम होगी, लेस प्रॉब्लम, मैथ्स और बायो वालों की बात। इंग्लिश में चूंकि इनका मैथ्स और बायो जो लेते हैं उनके लगभग ग्रेजुएशन इंग्लिश में होती है, यानी इनको भी इंग्लिश में थोड़ी सी कम प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनकी किताबें इंग्लिश में थी, इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ा होगा इन्होंने, न्यूज़पेपर, थोड़ा सीरियसनेस इनके अंदर ज्यादा होता है, इस वजह से इनके लिए इंग्लिश में मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ईजी होती है। जिनका मैथ्स में कम प्रॉब्लम है उनको रीजनिंग में भी कम प्रॉब्लम होगी। अब इनके लिए मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, मोर प्रॉब्लम जीके जीएस में। आपने देखा कि जिन बच्चों को हम मैथ्स कहते थे भैया मैथ्स तेज कर लो, मैथ्स तेज कर लोगे इंजीनियर बन जाओगे, क्योंकि इंजीनियर बन रहे थे, बायो तेज कर लो डॉक्टर बन जाओगे, क्योंकि हमें डॉक्टर बनना था, हमने कहा कि आईएएस बनना था, हमने बनने को तो बोल दिया बच्चे को आईएएस, लेकिन हमने कितनी बार कहा भैया कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो, हमने कितनी बार कहा कि हिस्ट्री पढ़ लो, हमने कितनी बार कहा उनसे कि ज्योग्राफी पढ़ लो। हम अपने बच्चों को जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम उनको हमेशा फोकस करवाते हैं कि भैया मैथ साइंस अगर आपका अच्छा है तो बढ़िया है। दिक्कत ये होती है ना कि मैथ साइंस में हम ऐसे नहीं कहते कि पढ़ लो, हम कहते हैं कि 90% लोग, 90% पेरेंट्स भी, क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज की कमी की वजह से, या जो भी मान लो, एक मिनट रुक जाओ, रिसोर्सेज की कमी या मतलब नॉलेज का अभाव की वजह से हम यही कहते हैं कि मैथ्स इंग्लिश में नंबर ले आओ, 90% नंबर ले आओ या 95% नंबर ले आओ, आप बहुत अच्छे हो। दिक्कत ये है ना कि हम जब पढ़ाई करते हैं ना तो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम सोच के कभी करते ही नहीं, क्योंकि हमें जब बचपन में होते हैं तो हमारे माँ बाप, हमारे पड़ोसी यही बोलते हैं कि तुम्हें तो आईएएस बनना है, तुम्हें तो प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बहुत कम लोग, तुम्हें तो डॉक्टर बनना है, तुम्हें तो इंजीनियर बनना है। ये कभी कोई नहीं कहता कि भैया तुम्हें आगे चल के एसएससी की तैयारी करना है, बैंक की तैयारी। अगर आप जाओगे 10th 12th के बच्चे से कभी पूछोगे तो कभी नहीं कहेगा कि उसे एसएससी की तैयारी करके ग्रुप बी या ग्रुप सी की नौकरी करनी है, जबकि लोग कर रहे हैं ना। 2 करोड़ लोग अगर नौकरियां हैं तो उसमें से कितनी अपर क्लास यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी की कितनी नौकरियां होंगी? मुश्किल से 40 लाख। बाकी के मैक्स टू मैक्स में बता रहा हूं, बाकी के 1.6 करोड़ ये क्या है? सी, ग्रुप सी की नौकरियां हैं, डी तो अभी रहा नहीं, यानी सी और डी अगर मैं मानू तो सी और डी की, यानी क्लर्कल या प्यून का, यानी कि जो सेना वाला मिला के सारी चीजों मिला के सी और डी ग्रुप की 80% नौकरियां, तो यही मान लो आप। 80% जिस चीज में सिलेक्शन हो रहा है, जो 80% लोग बन रहे हैं, वो बोलते क्यों नहीं? क्योंकि उनको शुरू से अभाव रहता है, वो एक कभी बोले ही नहीं जाते। अभी आप जाओ 10th के बच्चे से, अगर आप 10th में होगे, आपसे पूछा जाए एसएससी की तैयारी करोगे, आप कहोगे नहीं, हमें छोटी नौकरी नहीं चाहिए। बैंक की तैयारी करोगे, नहीं। सीएपीएफ की तैयारी, रेलवे की, स्टेट एग्जाम टीचर बनोगे, नहीं। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें अल्टीमेट गोल जो हमें लास्ट में चल के करना पड़ेगा वो यही काम है। हमें मैक्स टू मैक्स जब हमें नौकरी चाहिए होगी, अगर हम ऊपर फेल हो चुके हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं बनने को रह जाएगा, बस ये बनने को रह जाएगा ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरी, और जिसको हम शुरू से ये मानते आए हैं कि ये नौकरी तो हम नहीं करेंगे। जबकि 99% ये मान लेना मेरे भाई कि यूपीएससी में अभी आपने देखा सिलेक्शन रेट क्या था, बाकी के लोग यही तैयारी करते हो, यही बनते हैं। अब एक बात बताओ, 800 लोग हैं, 800 लोगों में कितने लोगों का इधर भी सिलेक्शन होना है? आपको पता है एसएससी या किसी भी एग्जाम का जो रेट है, सिलेक्शन रेट 5% मैक्स टू मैक्स होगा सारे एग्जाम का मिला के, यानी 40 लोग इधर सिलेक्ट हुए, यानी 40 लोग इधर। भले मैं ये नहीं कह रहा जो मैंने 1000 स्टूडेंट का डेटा लिया है वो सभी सीरियस स्टूडेंट का लिया है, बट दिक्कत ये है ना बाबू कि सीरियस स्टूडेंट सारे पढ़ रहे हैं। अब उसमें ये एकेडमिक्स है नहीं कि यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन होता है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे या तो पास या तो फेल, या तो एग्जाम निकला या तो फेलियर। यहाँ पे 40 स्टूडेंट अगर सेलेक्ट हो गए तो आपने कहा 40 इधर और सिलेक्शन वाले इधर, मैं मान रहा हूं ये देखो 40 स्टूडेंट इधर, यानी कि आप टोटल देखें तो 80 स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाए हैं, बाकी के सारे फेल हो गए। यानी 1000 स्टूडेंट में जो मैंने लिया 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, बाकी के सारे फेल। और ये 80 क्या है? जो लगातार मेहनत करते रहे, यानी कि मेहनत, हार्डवर्क, और साथ ही साथ ये लगातार लगे रहे, यानी कि कंटिन्यूटी दिखाई और ये गिव अप नहीं किया। बाकी के आपने देखा 80 लोग केवल सेलेक्ट हो पाए, यानी कि 1000 में से 80, यानी कि 8% ओवरऑल सिलेक्शन रेशियो आपने देखी। अब ये रियलिटी है, ये मान के चलो। बाकी के 920 लोग क्या भूखों मरेंगे? नहीं, इनकी भी फैमिली होगी, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये आगे चलेंगे। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब दिक्कत कहां आती है कि जो ये फेल हुए इनमें मैक्सिमम वेयर डू दीज 920 स्टूडेंट्स लैक, यानी जो मैंने वी लिखा था, वी वर्ड किसके लिए था? इन 920 के लिए। देखो दिक्कत क्या होती है ना, हम जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको यही कहते हैं कि भैया परसेंटेज ले आओ, जो कि 10th 12th के परसेंटेज मेरे भाई 99.9999% चांस है कि आपका कहीं काम नहीं आने वाला, नेवर गोना वर्क फॉर यू। आप कितने भी परसेंटेज ले आओ, आपने बहुत सारी स्टोरीज भी सुनी होगी कि 10th 12th में 30% या 35% लाने वाले आईएएस बन गए। तो ये जब सेलेक्ट ये वाले हो रहे हैं तो ये वाले कहां जा रहे हैं?
इसमें से 99.999% परसेंटेज का कोई रोल नहीं रह जाएगा आगे चल के, क्योंकि या तो ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, या तो इनके नकल से नंबर आए होंगे, या इनको कोई मिसगाइड कर देगा और ये उल्टे सीधे चीजों में फंस के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 99.99% इनकी डिग्री बेकार, वो जो परसेंटेज लेके आए थे। जब इस परसेंटेज का कोई काम नहीं है तो हम अपने बच्चों को, या हम क्यों मोटिवेटेड रहते हैं कि इतने परसेंटेज लाने हैं? हम शुरू से अपने बच्चों को ये क्यों नहीं कहते कि भैया आगे चल के अगर यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें जीके जीएस आएगा, जिसमें रहेगी हिस्ट्री, जिसमें रहेगी पॉलिटी, जिसमें रहेगा जियोग्राफी, जिसमें रहेगा बेसिक साइंस, जिसमें रहेगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये बेसिक चीजें रहेंगे और जो कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आएगी। हिस्ट्री से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, पॉलिटी से आपको एक अवेयर सिटीजन बनोगे, ज्योग्राफी आपको जानना कितना जरूरी है, साइंस जानना कितना जरूरी है बेसिक लाइफ में, इकोनॉमिक्स जानना कितना जरूरी है। ये बेसिक चीज जो हमारी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करेगी, यानी हिस्ट्री पॉलिटी, ये जो बेसिक लाइफ में भी हेल्प करने वाली है और जो हमारे करियर में भी आगे चल के हेल्प करने वाली है, इन चीजों पे हम फोकस क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी गलती ये हो गई। दूसरी चीज, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि अरे कोई अंग्रेजी मीडियम से पढ़ के अंग्रेज थोड़ी बनना है। देखो दिक्कत यही आती है, मिडिल क्लास की दिक्कत यही कि हमारे अंदर ना इंग्लिश को लेकर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। बहुत कम लोग होते हैं जिनको इंग्लिश है, जिनकी स्कूलिंग एटलीस्ट अच्छी हो जाती है, जो बहुत ज्यादा आगे रगड़ना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा, क्या हो गया? भैया एक बात बताओ ना, जितने 90% लोग मान लेना कि जो अच्छे स्कूलिंग, जिनकी स्कूलिंग अच्छे नहीं हुए, जो प्राइमरी विद्यालय से आ रहे हैं, आपको प्राइमरी विद्यालय का हाल पता है, उसमें से 90% लोगों को आगे चल के या तो वो कंपनसेट करने के लिए 8 घंटे 10 घंटे रगड़ना पड़ता है खुद को, या फिर हार मान जाते हैं। तो इंग्लिश में जो कॉन्फिडेंस नहीं आता वो क्यों? स्कूलिंग पुअर थी। हम कभी स्पोकन पे काम ही नहीं करते। स्पोकन का यार, स्पोकन से हमारे भले एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता, बट स्पोकन से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। तो बच्चे को अगर इंग्लिश थोड़ा सा मोटिवेट करो कि इंग्लिश बोलना सीखे, भले गलत बोले लेकिन थोड़ा थोड़ा तो इंग्लिश बोलना आना चाहिए। व्हाट इज योर नेम के सिवा हम अंग्रेजी बोलना नहीं जानते। ठीक है, अगर कोई बोल दे कि इंट्रो अपना दे दो 5 मिनट, तो हमें दिक्कत ये होती है मिडिल क्लास का, हमें मतलब मुझे भी इंक्लूड करते हुए, कि हमें वही कॉन्फिडेंस धस जाता है हमारा। तो हम अपने बच्चों को इंग्लिश के लिए कभी मोटिवेट नहीं करते। हमें पता है कि आगे चल के हो सकता है किसी एग्जाम में 40 to 50% एग्जाम, जैसे मैं एक एग्जाम लेता हूँ एसएससी सीपीओ स्टेनो, ये सब ग्रुप सी ग्रुप बी की नौकरियां हैं। इसमें भैया इंग्लिश का वेटेज लगभग 50% से भी ज्यादा है। और उसके बाद ये इंग्लिश, केवल इंग्लिश बेस्ड एग्जाम है जिसमें आपको 4600 4200 में नौकरी मिलती है, यानी 70 से 80 हजार रुपए इन हैंड सैलरी मिलती है। उसके बाद सीधे इंग्लिश की नॉलेज की वजह से, और इंग्लिश हमें नहीं आता तो इसके लिए सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद भी हम इंग्लिश के लिए मोटिवेटेड नहीं रखते अपने बच्चों को, इंग्लिश पे फोकस करने के नहीं कहते। इंग्लिश कितना जरूरी है, हम कहते हैं अंग्रेज बन के क्या करेंगे, जानना जरूरी है। हम अपने बच्चों को आर्ट्स दिला देते हैं, मैथ से एकदम दूर कर देते हैं। बायो, अच्छा बायो जो लोग लेते हैं वो डॉक्टर ही बनने जाते हैं, वो कभी नहीं सोचते कि हमें आगे हो सकता है कि कितना सिलेक्शन रेट है, 7 से 8%। बाकी क्या करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे, उसमें मैथमेटिक्स आएगा। आपने तो मैथमेटिक्स 8 साल से छोड़ रखा है, क्या करोगे भैया यहाँ आके मैथमेटिक्स? फिर आपको कितनी प्रॉब्लम होगी आपको पता है? आपको बेसिक चीजें नहीं समझ आएंगी। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर कोई कह दे कि 2 है, x इज इक्वल टू 1, तो आपको ये समझने में दिक्कत हो जाएगी कि क्यों। अगर x प्लस 1/x का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 दे दिया जाए, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, और x बराबर 1 लिख दे, तो आप कहोगे कैसे? अगर कोई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लिखने लग जाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, तो आप कहोगे कैसे? क्योंकि हमने मैथमेटिक्स सिंपल भी नहीं पढ़ी। मैं नहीं कहता मैथमेटिशियन बनो, लेकिन शुरू से अपने बच्चों को बेसिक, जो आपके एग्जाम का सिलेबस है आपको पता होगा, अगर आपने तैयारी करी है या आपके छोटे भाई बहन है, तो उनको एटलीस्ट ये बता के रखो कि मैथमेटिक्स ये बेसिक चीजें बेटा, ये आपको आगे पढ़ना है। अगर हम शुरू से ये पढ़ते आते तो क्या लगता है एसएससी के या सीडीएस के या सीजीएल के या रेलवे के या बैंक के मैथ की ये औकात है कि हमें मैथ में प्रॉब्लम होती? अगर हमने बेसिक, मुझे मैथ में प्रॉब्लम कभी क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स से पढ़ रखा था। मैं लिटरली बताऊं कि मैं एसएससी का प्रश्न जिस दिन फर्स्ट दिन तैयारी करी थी, उस दिन भी 100% प्रश्न कर सकता था, लेकिन दिक्कत ये थी तब टाइम, विद इन टाइम लिमिट नहीं कर पाता था। बाकी मैथमेटिक्स का कोई भी प्रश्न सीडीएस तक का, मैं जिस दिन बीएससी मैथमेटिक्स करके आया था 100% प्रश्न मुझसे हो जाते थे। मैं वहां उन लोगों से तो आगे था ना। हम ये नहीं मानते कि अरे, हम ये कहने लग जाते हैं मोटिवेटेड, मतलब जब इंटरव्यू देते हैं तो हम ये कहने लग जाते हैं नहीं भैया हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। अरे बीएससी मैथ्स करके आए हो, आर्ट्स वाले बच्चे से आप आगे हो, बायो वाले बच्चे को मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, आपको मैथ्स आता है। और आपको पता होगा किसी भी एग्जाम में 25 से 30% मैथ्स का वेटेज होता है। आप बताओ 25 से 30% सेक्शन में आप किसी से आगे हो, तो आप क्यों नहीं मानते कि भैया आपके वो जो बायो से पढ़ के आए वो आपसे पीछे? और अगर आप बायो से पढ़े हो तो आप ये क्यों नहीं मानते कि आपको दिक्कत इस वजह से हो रही है क्योंकि आप मैथ्स से नहीं पढ़े हो, या मैथ्स से पढ़ना नहीं, मैथ्स पढ़े ही नहीं हो।
तो हम क्या कर रहे हैं कि मैथ से बिल्कुल बच्चों को अवॉइड करवा रहे हो कि अरे कोई बात नहीं, बायो से पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, हमें तो लगता है डॉक्टर ही बन जाएगा। नहीं बनते ना। अब जिनके पास पैसे हैं वो मान लो क्या कहते हैं डोनेशन देके करवा लेंगे, लेकिन कितने के पास पैसे। तो हमें मैथ से दूर नहीं रखना है अपने बच्चों को। रीजनिंग हम स्कूल में देखो, अच्छे स्कूल्स जो है वहां पे प्रतियोगिता होती है नॉर्मल। जैसे हमारे यहाँ एक स्कूल मतलब हमारे यहाँ एक प्रतियोगिता होती थी, डिस्ट्रिक्ट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। 6 क्लास के बच्चे दे सकते थे, 9 क्लास के मतलब 1 से 5 तक भी, 6 से 9 तक, 6 से 8 तक और 9 से 12 तक अलग अलग सेगमेंट में होता था। उसमें बेसिकली एसएससी के पेपर की तरह मैथ्स 25% मैथ्स, 25% इंग्लिश, 25% जीके और 25% रीजनिंग आता था। ये जब बच्चे को कक्षा 5 में पता रहेगा कि रीजनिंग क्या होती है, कक्षा 5 में पता रहेगा कि जीके क्या होता है, तब वो उसी हिसाब से पढ़ाई करेगा ना। अब उन बच्चों से नॉर्मल बच्चों का कंपटीशन करवा रहे हो जिन बच्चों को अभी यही नहीं पता कि रीजनिंग है क्या। वो यहाँ तैयारी करने आते हैं तब उनको पता चलता है रीजनिंग कुछ होता है, सिलॉक्स कुछ होता है, ब्लड रिलेशन कुछ होता है। तो रीजनिंग की बेसिकली जब आपका बच्चा 5वीं पढ़ ले यानी 6वीं में जाए तो थोड़ा थोड़ा उसको ये आइडिया दे सकते हैं कि भैया ये रीजनिंग होती है, ये मैथमेटिक्स। छोटी छोटी किताबें ले आओ, इंटरेस्ट बनेगा उनका। जवाहर नवोदय विद्यालय का इंटरेस्ट होता है, उसी की किताबें लाके दे दो, वो एटलीस्ट रीजनिंग तो जाने क्या होता है। उसको जो फिगर कटिंग होता है कि यहां से काट दिया गया वहां से काट दिया गया, कितने ट्राइंगल होंगे, ये सारी चीजें, ये बेसिक आइडिया शुरू से होनी चाहिए। तो उस बच्चे को आके रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनने मैथ्स का बेसिक मैथ्स पढ़ा उसे मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लिश थोड़ी बहुत आएगी, रीडिंग की आदत रहेगी, उसको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। वो यहाँ आएगा तो उसको न्यूज़पेपर पढ़ना भी पड़ा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको जीके जीएस इंग्लिश में पढ़ना पड़ा तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसकी रीडिंग की आदत है, चाहे जीके पढ़वा लो चाहे इंग्लिश। तो यहाँ पे दिक्कत आपको पता चल गया। हम करियर ओरिएंटेड, हमें जो एक चीज बताओ, जो यहाँ पे आपने देखा कि 90% लोगों को जिस फील्ड में आना है उसका जो सिलेबस है उस पर हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम अपने बच्चों को कभी ये नहीं बताते या हम खुद को कभी नहीं बताते कि 90% लोग जो 90% ये सिलेबस है और 90% लोग जिसमें आने वाले हैं उसका सिलेबस में जो चीजें हैं उसको हम अवॉइड करते रहते हैं। तो इतनी चीजों से क्या क्लियर हुआ, अब हम उस पर आते हैं। देखो, सबसे पहली चीज जो है कि अपने बच्चों को बेसिक अवेयरनेस, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप बेसिक अपने आप को अवेयर रखो। ठीक है, बेसिक अवेयर मतलब अगर आप स्टूडेंट्स हो, 10th 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, या फिर अभी आप 6 7 8 9th में हो, या आप पेरेंट्स हो, तो अपने बच्चों को इन जो 4 चीजें मैंने बताई कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके से अवेयर रखो। उनको बेसिक बेसिक कंपटीशन जो भी होते हैं, 100 रुपए का फॉर्म आए भरवा दो, नवोदय का एग्जाम दिलवा दो उनको। एटलीस्ट ये तो कंपटीशन की भावना रखो उनके दिमाग में। दूसरी चीज, अगर आप तैयारी में आ गए, अब ये बच्चों के लिए मतलब उनके लिए जो तैयारी में आ गए, कभी भी तैयारी में आने से पहले ये डिसाइड करके ना हो कि इतने समय में हो जाएगा। ये मान के हो कि मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट मैं दूंगा, उसके बाद नहीं हुआ तो हम मूव ऑन करके कुछ और देखेंगे। ये नहीं कि आप 8 साल लगे हो यूपीएससी में। एक बात बताओ, आपने 20 साल से तैयारी शुरू करके 30 साल तक तैयारी करी जिस एग्जाम के लिए जिसके लिए कोई सिलेक्शन रेट 0.1% है, आपको पता है 99.9% लोग असफल होंगे इसमें। उसके बाद आपने 10 साल इस एग्जाम के लिए वेस्ट कर दिया। आप बताओ 99.9% मोस्ट प्रोबेबली जिसके असफलता के चांस 99.9% है उसमें 10 साल आपने बेकार कर दिए। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये 10 साल बेकार भी चले जा सकते हैं। और 10 साल अगर बेकार हो गए तो ऐसा नहीं कि आपको ये लाइवलीहुड का साधन दे देगा। कुछ लोगों को दे भी सकता है कि वो टीचर बन जाएंगे, लेकिन आप बन पाओगे नहीं बन पाओ। तो हमेशा पहली चीज, आप मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट लेके आओ। बैकअप जरूर रखो, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव वर्ड है ना भैया। तो कॉम्पिटेटिव वर्ड है, इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ पे फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो बैकअप रखो। चौथी चीज, हमेशा सक्सेस स्टोरीज के पीछे ना भागो। सक्सेस स्टोरीज जो होती है ना, सबसे ज्यादा मिसगाइड करने वाली ये स्टोरीज होती हैं। चाहे वो मेरी स्टोरी हो कि मुझे देख लिया कि एसएससी सीजीएल में इतना बढ़िया 4600 ग्रेड पे बेस्ट पोस्ट पे, कोई फायदा नहीं। मेरी सक्सेस स्टोरी देख के आपको 99.9% लोगों की फेलियर स्टोरी, जो फेल हो गए उनकी तो स्टोरी आपको पता ही नहीं चली। तो आप ये मान के आओ कि आप फेल भी हो सकते हो। अगर आपके अंदर तब हिम्मत है तो आओ, नहीं तो ना आओ। पहली चीज, अपने बच्चों को तैयारी में तभी भेजो, क्योंकि 99.9% लोग तो फेल हो रहे हैं। सक्सेस स्टोरीज मैं कहता हूं, फिर से कह रहा हूं कि मिसगाइड करने का सबसे बड़ा रीजन है जो इंटरव्यू टॉपर्स फलाना ढिमका के ये मिसगाइड बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि हम मोटिवेटेड होकर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बैकअप हमारे लिए कितना जरूरी है। हम उस फैमिली से नहीं आते कि जो 10 साल मुझे पढ़ा सकती है दिल्ली में। हम हमारे ऊपर कितना प्रेशर हो जाएगा, सारी चीज। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट रियलिटी जानो। ठीक है। पांचवा, ये सारी चीजें बताने के बाद अपने बच्चे को कभी परसेंटेज, रैंक, ये रैंक ले आना स्कूल में ओवरबर्डन ना करो। उसको बेसिक पहले कॉन्फिडेंस दो।
कॉन्फिडेंस की कमी अगर आपके बच्चे में रह गई ना, या आप में बचपन में रही होगी, तो आज भी कॉन्फिडेंस की कमी झलकेगी, आप कहीं भी रहोगे। कॉन्फिडेंस की कमी तभी होती है जब हमारी शुरू से ओवरबर्डन रहते हैं हमारे फैमिली, कि उनका बच्चा ये कर लिया, उनका बच्चा वो कर लिया। उनका बच्चा था ना, हो सकता है उसकी सर्कमस्टेंसेस कुछ और हो, आपका बच्चा ये नहीं कर पाया, हो सकता है प्लेयर बहुत अच्छा हो। विराट कोहली के माँ बाप अगर उसको कहते कि नहीं भैया आईएएस ही बनना है, तो बन जाता आईएएस। देश में 5,000 आईएएस है, उसी में से बना बैठा रहता, क्या फायदा होता? विराट कोहली तो ना बन पाता ना। ठीक है, एक चीज और बताऊं कि नौकरी, मतलब आपने सुना होगा कि यूपीएससी निकाल दी है वो फलाना ढिमका। मैं बताऊं, चाहे वो ग्रुप ए की नौकरी हो यूपीएससी, चाहे वो एसएससी हो, चाहे मतलब ग्रुप ए की हो, चाहे ग्रुप बी की हो, चाहे ग्रुप सी की हो, नौकरी सारी नौकरी है। जॉब इज ओनली अ जॉब। उसमें आपको डांट बस, अगर ए बी सी अलग अलग ग्रुप की, बस दिक्कत यह है कि यहाँ पे थोड़ी सुविधाएं ज्यादा रहती है, यहाँ पे सुविधा कम। सैलरी पे ये भी जी रहे हैं, सैलरी पे ये भी जी रहे हैं। अब दिक्कत क्या है सोशल मीडिया में, यह है इनको डांट बड़े लोगों से पड़ रही है, इनको छोटे लोगों से पड़ रही है। काम लगभग सेम है, इनको नेता मिनिस्टर डांट रहे हैं, इनको बड़ा इनका ऑफिसर डांट रहा है, इनको डांट ज्यादा, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आपकी जिम्मेदारी कम है। नौकरी सारी नौकरी, तो नौकरी को जीवन न माने। नौकरी इज नॉट योर लाइफ। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं। सातवीं चीज, बच्चा आपका नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, उससे एटलीस्ट पूछो तो। एक बार अपने बच्चे से आपने पूछा था जब करियर चूज करवाया था कि उसको क्या करना है? तो इसी वजह से जब भी आप अपने बच्चे को, या आप जब आप कोई एग्जाम की तैयारी शुरू किए थे, तो किससे पूछ के करा था? क्या आपके पेरेंट्स के दबाव में करा था? अगर अब शुरू कर दिया तो वापस जाने का कोई मार्ग नहीं है, 3 अटेम्प्ट मिनिमम दे के जाना। ठीक है, और अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा है अभी, या आप छोटे हो, तो आप जरूर एक बार सोचना कि आपको क्या लेना, पेरेंट्स के कहने में या किसी के दबाव में आके कोई चीज करियर ना ऑप्ट करना, अदरवाइज यू हैव ग्रेट चांसेस टू लूज दैट बैटल। ठीक है, आठवीं चीज क्या है? देखो, आपको पता है सक्सेस जो होता है ना, जो सक्सेसफुल इंसान होता है, उसका सक्सेस का पार्ट बनने पूरी सोसाइटी आ जाती है। लेकिन फेलियर जब हो जाता है ना, तो इस सोसाइटी को कोई लेना देना नहीं होता। यानी इस सोसाइटी को बस इससे मतलब है कि कौन सक्सेस हुआ, सक्सेसफुल कौन है, उसके लिए ये सोसाइटी है। अगर आप फेल हो गए तो ये सोसाइटी भाड़ में है। यानी आपके लिए ये इतना ही मैटर करना चाहिए जितना आपके फेलियर पे इस सोसाइटी के लिए आप मैटर करते हैं। तो सोसाइटी के प्रेशर में कि किसका बेटा कौन कितना है, कंपैरेटिव जीवन जीना बंद कर दें। नौवां चीज, दिखावे में कुछ ना करें। मान लो आपका भाई एसएससी की तैयारी कर रहा था, उसने निकाल दिया, जरूरी नहीं है आप एसएससी की तैयारी करके यूपीएससी की तैयारी करके निकाल दें। हो सकता है आप यूपीएससी निकाल पाए, हो सकता है आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बने ही ना हो, आपसे ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। है, इम्पॉसिबल बिल्कुल है, क्योंकि जिस चीज के लिए 99.9% एकेडमिक्स नहीं है भैया, यहाँ आप कितना भी पढ़ लो, अगर बाकी के 0.1% लोग आपसे बढ़िया पढ़ रहे हैं तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। अगर ये सब घटिया पढ़ रहे हैं, मतलब आप मतलब रिमेनिंग में मान लो एक्स लोग हैं, एक्स लोगों में आप किस पोजीशन पे स्टैंड करते हैं, ये डिसाइड करता है आप सक्सेसफुल होंगे या फेलियर हो। ये नहीं कि आप कितना पढ़ रहे हैं, डजेंट मैटर, ये कॉम्पिटिटिव वर्ड। तो कुछ जो पॉइंट्स थे यहां से, जो नोट करने वाले पॉइंट्स थे, उस पर मैं आ जाता हूं। ऑलवेज ट्राई टू टीच योर बच्चे, ऑलवेज ट्राई, क्या ट्राई करना है? हमेशा अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव वर्ड की तरह पढ़ाएं। आपका बच्चा ठीक है, स्कूल में बढ़िया परफॉर्म करे, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहे मार्क्स, कोई बात नहीं, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस से रूबरू रखें शुरू से। इवन अगर आप मान लेते हैं कि 8वीं तक नहीं, तो 9th क्लास से एटलीस्ट अपने बच्चे को ये बताएं कि किसका सिलेबस क्या है, किसमें क्या चीजें आती हैं। और अगर आपने शुरू, मतलब अक्सर सुना होगा कि मैं ग्रेजुएशन करके निकला आईएएस बन गया, क्यों बन जाता है? क्योंकि उनको शुरू से अवेयरनेस होती है। तो अगर आप अपने बच्चे को 5% में ग्रुप बी और ग्रुप सी को लेते हो, 5% में चाहते हैं, तो 9th क्लास से मिनिमम आप अवेयर रखें। और अगर आप 9th क्लास में खुद हैं या आपके छोटे भाई बहन है, तो उनको अवेयर करें। दूसरी चीज, परसेंटेज पे बिल्कुल फोकस ना करें। ठीक है, नंबर आए बढ़िया है, नहीं आए कोई बात नहीं। कभी अपने बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंट ना करें और ना अंडर कॉन्फिडेंट करें। ऐसा ना करें कि उससे ओवर एक्सपेक्टेशन रख लें, वो आपके प्रेशर में आके वो कोई चीज मतलब यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दे। आप अपने बच्चों को ये टॉपर है, ये टॉपर है करते करते यूपीएससी की तैयारी में झोंक दो, जबकि उसका मन ही नहीं लग रहा। तो ओवर कॉन्फिडेंट भी रहना जरूरी नहीं है, बच्चे को करना जरूरी नहीं, या आपको खुद भी नहीं रहना जरूरी। दूसरा, अंडर कॉन्फिडेंट भी, अपने बच्चे को टाइम टाइम से पैम्पर करते रहें। अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो खुद को पैम्पर करते रहें। अपना ड्रीम कभी इंपोज ना करें। अपना मतलब, अगर आपने कुछ किया, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, मान लो आप एसएससी निकाल लेते हो, या बैंक एग्जाम निकाल लेते हो, या यूपीएससी निकाल लेते हो, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। नहीं निकाल पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने छोटे भाइयों बहनों पे आए, नहीं तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं वो भी निकाल लेना, क्योंकि सक्सेस रेट तो आपको पता ही है।
देखा था कि मैंने बता ही दिया। हाँ, एक चीज और है, बच्चे को अपने सक्सेस स्टोरी से ज्यादा, मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं, क्यों, कि सक्सेस स्टोरी से ज्यादा फेलियर स्टोरी बताएं, क्योंकि आपके बच्चे को आगे चल के फेलियर को एक्सेप्ट करने में दिक्कत ना हो। या अगर आप सक्सेस स्टोरी अभी तक देखते आ रहे हैं, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, तो आप सक्सेस स्टोरी देखने के बजाय फेलियर स्टोरी भी देखें। कई सारे लोगों को मैं पढ़ चुका हूं जो बहुत सारे अटेम्प्ट में फेल रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे मतलब आपको पता ही होगा, केएफसी वाले बुड्ढे अंकल की भी कहानी सुनी होगी, एमडीएच वाले मसाले वाले अंकल की सुनी होगी, और बहुत सारे आईएएस आईपीएस जो हैं उनकी भी कहानी पता होगी। तो फेलियर स्टोरी इस वजह से सुना है ताकि अगर कभी फेल होता है बच्चा तो एक्सेप्ट करने में उसको दिक्कत ना हो, और अगर आप तैयारी करें तो आप भी सक्सेस स्टोरी से ज्यादा फेलियर स्टोरी पे फोकस करें। ठीक है, क्योंकि ये एकेडमिक्स नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक चीज और बताता हूं कि जॉब तो मैंने बता दिया। ठीक है, हाँ, एक चीज और, अगर आप मान लो किसी एक चीज में नहीं अच्छे हैं, मान लो आपसे यूपीएससी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं ना कि यूपीएससी ही लाइफ है। आप हो सकता है खेती करके, बहुत सारी फार्मिंग करके लोग करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, तो आप फार्मिंग में अच्छे हो। आप हो सकता है किसी स्किल, जो ये राजमिस्त्री होते हो वो बहुत अच्छा करते हो। आप हो सकता है बहुत अच्छे कारपेंटर हो, आप बहुत, अमेरिका क्यों आ गया, क्योंकि वहां पे लोगों का ड्रीम नहीं है सरकारी नौकरी केवल, भैया सिक्योरिटी के लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि आप अपने आप को फेलियर, एक एग्जाम नहीं निकला तो इसकी वजह से फेलियर मान ले, आपके बच्चे का एग्जाम नहीं निकला तो आप उसको फेलियर मान ले। आपके पास बिजनेस है, आपके पास खेती है, छोटी छोटी चीजें स्टार्ट करके बहुत बड़े लोग बने हैं। ठीक है, आप अपने बच्चे को बहुत टैलेंटेड ना बना पाए कोई बात नहीं, आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड नहीं है कोई बात नहीं, उसको हमेशा से हार्ड वर्किंग बनाए। ठीक है, हार्ड वर्किंग बच्चों के, हार्ड वर्किंग के लिए दिक्कत क्या नहीं होती कि अगर मान लो कोई स्मार्ट अप्रोच के साथ सेलेक्ट हो गया, वो सेलेक्ट हो गया मतलब 5% में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी सिलेक्ट हुआ ना तो 95% में आया, तो अगर उसके हार्ड वर्क करने की आदत है तो कुछ ना कुछ कर लेगा। अगर आपने अपने बच्चे को शुरू से कामचोर बनाया है ना, कि ये मेरा बच्चा है, ये क्यों करेगा मेरा बच्चा, तो आगे चल के ना पढ़ाई में वो हार्ड वर्क कर पाएगा, और ना ही वो राजा बाबू की तरह, क्योंकि जीने की आदत है, तो वो ना ही पढ़ाई में मेहनत कर पाएगा, और ना ही अगर असफल रहा तो असफलता झेलने की आदत रहेगी, और ना ही उसे ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर गिर गया या कोई सहारा नहीं रहा तो वो उठ पाएगा। क्योंकि हार्ड वर्किंग लोगों के पास अक्सर ये पता होता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं, हार्ड वर्किंग अक्सर वही लोग बनते हैं जिनको मतलब मेंटली जो टफ होते हैं। तो हार्ड वर्क करवा के मेंटली टफ रखें अपने बच्चों को। अगर आप हार्ड वर्किंग है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप भी हार्ड वर्किंग बने। ठीक है, कॉन्फिडेंस डेवलप करें, बच्चे को खेलने कूदने दें, उनको बोलने दें, उनसे बात करें। ठीक है, और एक चीज और, रील्स, जो भी कोई भी रिजल्ट आता है, रील्स, टॉपर्स के इंटरव्यू, ये आपको यूट्यूब, और यूट्यूब ने छोड़ो, इंस्टाग्राम और ये जो छोटे छोटे वीडियो प्लेटफॉर्म है इन्होंने बहुत बिगाड़ दिया है। तो रील्स, टॉपर्स की लाइफ, ये सारी चीजों से कभी कंपेयर ना करें, क्योंकि 5% लोग ऐसे जी रहे हैं, मान लो 95% लोग तो अपनी तरह है ना, कॉमन लोग। तो इन 95% में ऐसा नहीं है भूखे मर रहे, ऐसा नहीं इनके पास कार नहीं है, ऐसा नहीं सबके पास कपड़े नहीं, इसमें से बहुत सारे हैं जो कई सारे आईएएस आईपीएस की 100 गुना औकात रखते हैं, और वो नॉर्मल गांव में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। मैं मेरे मार्केट का कई सेठों को जानता हूं जो कम से कम 50-50, 60-60 करोड़ रुपए का मेहनत करके दुकान से कमा चुके हैं। ठीक है, 50-50, 60, इनकी 3-3 जनरेशन से दुकानें चल रही हैं। ठीक है, एक चीज और, लास्ट में मैं एक चीज बोलूंगा कि कुछ भी करें ना, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑनेस्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑनेस्टी से तैयारी करें। सफलता असफलता मिलेगी वो हमें नहीं पता, हमें ये पता होना चाहिए कि जब मान लो सक्सेस मिले तो हम उसको एंजॉय कर पाए। दूसरी चीज, अगर मान लो फेल भी होते हैं तो हमारे पास ये कहने को रहे कि हमने अपना 100% दिया फिर भी फेल हो गए। तो अपने बच्चे को हमेशा ऑनेस्टी से रिजल्ट को एक्सेप्ट करने की आदत, मतलब ऑनेस्टी दिखाने को कहें, ना कि बहुत पढ़ो कम पढ़ो। अपने बच्चे को कभी प्रेशराइज ना करें। ठीक है, एक चीज और, मैं लास्ट में एक बहुत सुंदर सी लाइन आपने सबने सुनी होगी, अगर आप पेरेंट्स है तो भी, अगर आप स्टूडेंट्स है तो भी, कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑफन। यानी सफलता के 1000 बाप होते हैं, पूछता किसको कोई नहीं, फेल होने वाले को, यानी असफलता का कोई नहीं होता। सफलता के लाखों बाप होते हैं, फेल होने वाले का कोई नहीं होता। तो आप चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई बात नहीं। आप एक चीज ध्यान रखना कि जो भी लाइफ में कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें। अपने बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाएं, उसको कॉम्पिटिटिव लाइफ उसको दें, उसको हमेशा तुलनात्मक इस तरह से पढ़ाएं कि कॉम्पिटिटिव मतलब ये नहीं कि आप बस उस पर प्रेशराइज करें कि उनका बच्चा इनका बच्चा। कॉम्पिटिटिव मतलब कि उसको जो भी आपको पता है कि जो 90% या 95% लोग जिसमें कूदेंगे उस चीज से रूबरू रखें, तभी उनसे ये कहें कि
3 साल हो गया, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? हम पढ़ाते नहीं अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव वर्ड का, हमें पता नहीं, अल्फा बीटा ओमेगा कुछ नहीं बताया, और फिर जब सिलेक्शन नहीं होता तो हम अपने बच्चों से पूछने लग जाते हैं कि 3 साल हो गए, उनका लड़का तो सिलेक्ट हो गया। अरे उनके लड़के को शुरू से पता था क्या है, उनके लड़के को ये प्रेशर नहीं था, उनका लड़का इकोनॉमिकल जो स्ट्रांग था फाइनेंशियली, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। उनके लड़के आपके लड़के में बहुत फर्क है, क्योंकि उनके बाप और आप में बहुत फर्क है। तो किसी का बच्चा कुछ भी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने बच्चों को बेस्ट बनाने के लिए हम अपने बच्चों को ये करियर काउंसलिंग जरूर करेंगे टाइम टाइम से। और अगर आपको लगता है वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर करें। बाकी मेरी तरफ से आपको गुड लक रहेगा, आपके बच्चे को गुड लक रहेगा। जो भी देख रहे हैं उनको मेरा एक बार नमस्ते, वंदे मातरम एंड जय हिंद।